कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सीटेट के क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स, इंग्लिश, पेडागोजी, हिंदी या फिर ईवीएस। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी मैंने आप लोगों के लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे उसकी सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। तो आज उसका हम दूसरा आज पार्ट देखेंगे, जहां पर मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में समझाऊंगी, ताकि क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए और डिटेल जो एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप उन टॉपिक्स के जो एरियाज़ हैं उसको डिटेल में समझते हुए अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें, और इससे आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की जो तैयारी है वो उसको बूस्ट मिले, मजबूती प्रदान हो सके, आपको हेल्पफुल हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे, हम उसे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया है, और एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। चलिए समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज। किसी नई भाषा को सीखने में बहुभाषावाद क्या है, इसमें पूछा गया है। मतलब देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, इसकी डिटेल वीडियो मैंने आपको इसकी जो डिटेल जो वीडियो है मैंने डाल रखी है डिटेल में, उसमें आपको समझाया है विथ सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कि किस तरह के क्या मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, ये सब कुछ आप देखेंगे जानेंगे उसमें। तो मल्टीलिंगुअलिज्म यहाँ पे शॉर्ट वे पे मैं आपको बताऊंगी कि बहुभाषावाद वो होता है, एक क्लासरूम में हर तरह के बच्चे डाइवर्स कल्चर के साथ आते हैं, पढ़ते हैं, और उसमें कई भाषा इन्वॉल्व होता है। जैसे कि एक क्लासरूम में बच्चा इस गुजरात स्टेट से है, दिल्ली से है, यूपी से है, बिहार से है, साउथ से है, उड़ीसा से है, बंगाल से है, इस तरह के डाइवर्स जो कल्चर है, स्टेट है, वहाँ से बच्चे आकर पढ़ते हैं एक ही क्लासरूम में। उस डाइवर्सिटी को आसान बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए टीचर इस मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषिता का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि हर तरह के बच्चे और उनकी भाषा के साथ उन्हें पढ़ाया जा सके, उनकी मदर टंग में पढ़ाया जा सके, समझाया जा सके, और क्लासरूम टीचिंग को और भी ज़्यादा उनके लिए इफेक्टिव बनाया जा सके। अगर सिर्फ एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज रख देंगे, बच्चा अपने कल्चरल जो मतलब रीजनल भाषा में बात को समझ पाता है और उसे हर बच्चे को इंग्लिश नहीं समझ में आती, तो डिफ़िकल्ट होगी, है ना। मतलब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसे इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है, वो उसे सिर्फ उसी में ही पढ़ाया जाए तो बच्चे उसे समझ नहीं पाएंगे। तो टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर तरह की भाषा को अपने क्लासरूम में इंक्लूजन करे, शामिल करे, उससे वो खुद स्वयं भी सीखे और बच्चों को भी सिखाते हुए, मतलब उनके अलाउ करे उन्हें अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हुए, ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात को, कम्युनिकेशन को क्लासरूम में कर सके और उन्हें पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, और इस तरह से क्लासरूम टीचिंग को बहुत ही ज़्यादा सुगम बनाया जा सकता है। यही हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म होता है। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब नई भाषा सीखने के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है। तो ये पद्धति तो है नहीं, ठीक है, तो ये गलत है। इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप यानी कि बाधा, एक तरह से आप समझ सकते हैं, जो बाधा होता है, हस्तक्षेप करता है, ये भी नहीं है। बर्डन, ये मतलब बोझ, ये बोझ भी नहीं है। ये एक असेट है, परिसंपत्ति है, मतलब एक रिसोर्स या फिर एक असेट, संपत्ति के हिसाब से, परिसंपत्ति के हिसाब के नज़रिए से देखते हुए क्लासरूम में टीचर को इस भाषा, मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म को, जो लैंग्वेज है, उसको असेट्स के तौर पे, रिसोर्स के तौर पे लेते हुए क्लासरूम टीचिंग में इस्तेमाल करना चाहिए और अपने क्लासरूम टीचिंग को और भी ज़्यादा सुगम बनाना चाहिए, है ना, इजी बनाना चाहिए बच्चों के लिए। तो अगर जहाँ भी मल्टीलिंगुअलिज्म वगैरह की बात आ जाए तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि असेट्स यानी कि परिसंपत्ति या रिसोर्स, इस तरह बोला जाता है। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, मतलब जहाँ पे रिसोर्सेज है, मल्टीलिंगुअलिज्म को रिसोर्सेज के तौर पे देखा जा रहा है, असेट्स के तौर पे देखा जा रहा है, तो वो हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथडोलॉजी, इंटरफेरेंस या बर्डन, मतलब ये नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पे एक असेट्स यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, और एक परिसंपत्ति या रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश वर्ड को थोड़ा याद रखेंगे तो आपको आसानी होगा। क्या होता है, कई बार हिंदी जो वर्ड होते हैं उसके कई मीनिंग होते हैं तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन इंग्लिश वही स्टैंडर्ड ही जो उनका जो वर्ड है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अब असेट है तो हर बार असेट ही लिखिएगा, लेकिन संपत्ति है तो कभी परिसंपत्ति है तो कभी परिसंपत्ति लिखेगा, या इसका कोई और पर्यायवाची शब्द लिखेगा, तो इससे कन्फ्यूजन होती है। बेटर है कि थोड़ा इंग्लिश शब्दों को आप ध्यान देंगे, जैसे रिसोर्सेस या फिर असेट्स, तो ये पॉजिटिव होते हैं। आंसर हमारा जहाँ पे भी मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद का आता है तो हम इसका असेट या रिसोर्स वगैरह हो वो आंसर को हम टिक करेंगे, ठीक है। अगर नहीं, क्वेश्चन में देखेंगे नॉट बोलेगा तो वो नहीं, मतलब आप ध्यान में रखते हुए आंसर करेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज एन असेट। किसी नई भाषा को सीखने में बहुभाषावाद एक परिसंपत्ति होती है, ठीक है, सेकंड नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन है। लर्निंग डिसेबिलिटी को भी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जाकर मेरे चैनल पे CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ देखेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म, लर्निंग डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सब कुछ की वीडियो आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटी से है, पूछा जा रहा है उसके बारे में, इनमें से कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी का क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। तो मानसिक मंदता मतलब मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया विशिष्ट, विशिष्ट यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक जो रिटार्डेशन है वो लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आता है। आपके सेरिब्रम जो है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, मेंटल उसमें कोई प्रॉब्लम है, ये मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की गई है, मतलब कि अधिगम लर्निंग करने में अगर कोई डिसेबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगा। अवधान न्यूनतम हाइपर विकार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। ये ADHD मतलब कि जब बच्चा बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है और एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, उसके बारे में, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी में प्रॉपर नहीं आएगा क्योंकि ये एक विकार है, ठीक है। ऑटिज्म, ये भी एक ब्रेन मतलब उसमें जो कनेक्ट नहीं कर पाता है, ये भी एक मेंटल वो डिसऑर्डर है। जो बच्चे क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते हैं, तो ये तीनों नहीं आएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की जाए अगर, अधिगम मतलब जो विकलांगता है वो आपका डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने में मतलब कि अगर किसी तरह की परेशानी होती है, बच्चे को पढ़ नहीं पा रहा है, उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, जिसे हम डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। जैसे बच्चा वॉज अगर लिखा है ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, वो 100 पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है वो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है। यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, अधिगम विकलांगता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। Which among the following is necessary to make school environment friendlier toward multilingualism? देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म का फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। विद्यालय के वातावरण को बहुभाषावाद के प्रति अनुकूल बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए अपने विद्यालय यानी स्कूल को बच्चों के लिए सुगम बनाने के लिए क्या करना मतलब आपके लिए आवश्यक है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में पूछा है। कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नेसेसरी होती है अपने स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल के वातावरण को फ्रेंडलियर बनाने के लिए, मल्टीलिंगुअलिज्म फ्रेंडलियर बनाने के लिए। आइए देख लेते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। वोकैबुलरी डेवलपमेंट इन नेटिव एंड सेकेंड लैंग्वेज। देखिए वोकैबुलरी मतलब शब्द जो है वो नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज में डेवलप करना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है गिव एडमिशन ओनली मल्टीलिंगुअलिज्म स्टूडेंट, यानी सिर्फ ओनली जहाँ पे बोला नेगेटिव हो गया, तो सिर्फ मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट को देना है और किसी को नहीं। यहाँ तो इंक्लूसिव क्लासरूम में ये बोला जाता है कि हर तरह के बच्चे, हर डाइवर्स बच्चे को देना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे ओनली बोल दिया है, ठीक है। तो ये भी नहीं, केवल बहुभाषी विद्यार्थियों को, ठीक है। जो बहुभाषी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, जो बच्चों को 1 से 2 से ज़्यादा लैंग्वेज नहीं आता है, सिर्फ अपनी मदर टंग समझता है, कुछ बच्चे सिर्फ मदर टंग समझते हैं और इंग्लिश समझते हैं, तो क्या उन्हें एडमिशन नहीं दी जाएगी, क्या शिक्षा नहीं दी जाएगी स्कूल में? तो गलत है ना ये। गिव इंस्ट्रक्शन इन टारगेट लैंग्वेज,
लक्ष्य भाषा में निर्देश दें, मतलब लक्ष्य भाषा है मान लीजिए इंग्लिश, और बच्चे हैं मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब डाइवर्स कल्चर के, तो किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, वो अपनी नेटिव भाषा समझ पा रहा है, तो क्या ये सिर्फ इंग्लिश में उनको समझाने से काम चल जाएगा? नहीं होगा, है ना। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। सभी बोल रहे हैं तो ये तो अपने आप में ही दो जो है वो गलत है ना। तो सभी तो यहाँ पर आएगा नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है वोकैबुलरी डेवलपमेंट इन नेटिव एंड सेकंड लैंग्वेज, ये बात सही है। सबसे पहले नेटिव यानी कि जो उनका रीजनल, उनका जो वर्नैक्युलर लैंग्वेज है बच्चे का, मान लीजिए एक बच्चा बंगाल से आया है, ठीक है, तो उसका नेटिव लैंग्वेज है बंगाली। एक बच्चा है गुजरात से तो गुजराती, ठीक है, गुजराती उसका नेटिव लैंग्वेज है। तो नेटिव लैंग्वेज में उनकी वोकैबुलरी को डेवलप करना चाहिए, उसके साथ सेकंड लैंग्वेज। और सेकंड लैंग्वेज यहाँ पे क्या माना गया है? जो स्कूल में चलाते हैं, है ना, टारगेट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज, जिसे इंग्लिश कहा जा सकता है। स्कूल में यही मीडियम होता है ज्यादातर, यही सेकंड, मतलब इसी को ही सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं। तो इंग्लिश के साथ साथ उनकी जो नेटिव जो वर्नैक्युलर है, उनकी जो नेटिव जो भाषा है, उसमें उनके वोकैबुलरी को डेवलप करना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश के साथ साथ नेटिव उनकी जो लैंग्वेज में वोकैबुलरी को डेवलप करेंगे, शब्दावली को, तो बच्चे सीखेंगे और समझेंगे। पहले तो समझेंगे अपनी भाषा में, और उसको उसी भाषा को, मतलब वो उसी चीज़ों को, वोकैबुलरी को वो इंग्लिश में सीखेंगे, तो उनके लिए आसान होगा, क्योंकि उनको दोनों ही एनवायरनमेंट मिल रहा है। उनको अपना वर्नैक्युलर लैंग्वेज भी मिल रहा है और सेकंड लैंग्वेज को भी सिखाया जा रहा है। तो ये सबसे बेस्ट आंसर है आपका फर्स्ट नंबर, कि वोकैबुलरी डेवलपमेंट इन नेटिव एंड सेकंड लैंग्वेज, देसी और दूसरी भाषा में शब्दावली का विकास, इससे उनको बहुत हेल्प होगा और आसानी से क्लासरूम जो क्लासरूम में जो टीचिंग हो की जा रही, पढ़ाई हो रही है, उसमें वो आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है, अपनी भाषा को सीखते हुए प्लस उसके साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रचनात्मकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट क्रिएटिविटी इज नॉट ट्रू, मतलब क्रिएटिविटी के बारे में क्या बात सत्य नहीं है। मतलब 3 ऐसी बात होगी जो सही है और एक ऐसा आपको फाइंड आउट करना है जो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉट दे दिया है। तो आपको पता है क्रिएटिव जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट हो, लेकिन क्रिएटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और उनका जो सोशल या पर्सनल जो रिलेशन है वो अच्छा भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। रिस्क टेकर होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, अपने कार्य और अपने जो भी कार्य करने के प्रति बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा समर्पित होते हैं, अपनी ओन आइडिया वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये सब उनकी क्वालिटी होती है। अब इसमें से पूछा है कि कौन सी बात सही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर बोल रहा है बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक हो सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत सही नहीं है। मतलब इंटेलिजेंट चिल्ड्रन माइट बी क्रिएटिव, हाँ सही है, इंटेलिजेंट चिल्ड्रन माइट बी क्रिएटिव बट द वाइस वर्सा इज नॉट, मतलब क्रिएटिव चिल्ड्रन हमेशा इंटेलिजेंट हो ये जरूरी नहीं है। तो ये बात सत्य है। और यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है, तो यहाँ पे ये तो क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्रिएटिव बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन हर क्रिएटिव बच्चा इंटेलिजेंट हो ये जरूरी नहीं है। तो ये बात तो क्रिएटिविटी की ओर जा रहा है, यहाँ पे नॉट पूछा है, तो ये हमारा ऑप्शन पहले ही कट हो गया। वे व्यक्तिगत संबंध में बहुत सामाजिक होते हैं, मतलब दे आर वेरी सोशल एंड पर्सनल रिलेशन, है ना। तो मतलब उनका जो व्यक्तिगत जो संबंध है, पर्सनल रिलेशनशिप है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बहिर्मुखी होते हैं, बहुत सोशल होते हैं। ये बात क्या है, ये बात ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्रिएटिव बच्चे बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी भी हो सकते हैं, शाई नेचर हो सकते हैं। ये मतलब उनके लिए, क्रिएटिव बच्चों के लिए ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो सामाजिक तौर पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों, या उनका जो पर्सनल जो व्यक्तिगत संबंध है या सामाजिक संबंध है वो बहुत अच्छा हो, ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर जो है बी नंबर, ये एकदम करेक्ट है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन को भी देखेंगे। वे जोखिम लेने वाले, उत्साही, अपने विचारों की खोज के लिए समर्पित होते, दे आर रिस्क टेकर, इंथुजियास्टिक, डेडिकेटेड टू परस्यू देयर ओन आइडिया। तो ये बात तो सही है। यहाँ पे क्रिएटिविटी के बारे में ये बात सही बोल रहा है, तो ये भी आंसर हमारा कट हो जाएगा। यहाँ पे तो नॉट पूछा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो अपने आप में ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बात तो सही है, एक बात यहाँ पर, मतलब 2 बात सही है जो कि अलग है ना। तो ये नन ऑफ द अबव तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, तो ये तीनों कट हो जाएगा, क्योंकि वो रिस्क टेकर होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, अपने ओन आइडियाज
को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिव बच्चे इंटेलिजेंट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी बात सत्य है। और यहाँ पे पूछा है कि क्रिएटिविटी के बारे में सही नहीं, क्या चीज़ सही नहीं है, तो ये बात सही नहीं है कि वो लोग एकदम सामाजिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोशली इंटरेक्ट करने में निपुण होते हैं, अपने व्यक्तिगत संबंध को बरकरार रखने के लिए निपुण होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चा अंतर्मुखी बहिर्मुखी हर तरह से हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है क्रिएटिव बच्चे के लिए कि वो उस सोशली बहुत अच्छा हो या अपने पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत अच्छा हो। तो ये बात आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका एकदम सही मतलब आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉट के बारे में पूछा है, क्योंकि ये जो है ये क्वालिटी बता रहा है, ये तो ऐसे ही नन ऑफ द अबव कट हो जाएगा। तो ये बात आपका यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे पूछा क्रिएटिविटी इज़ नॉट ट्रू, कौन सी बात क्रिएटिविटी के लिए सही नहीं है, तो यही है कि यहाँ पे बोला गया है कि वो बहुत सोशल होते हैं, बहुत सामाजिक होते हैं और उनके जो व्यक्तिगत संबंध हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्वालीनता में शामिल है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है, मतलब एक तरह का डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा जो है ना ठीक से बोल वगैरह तो नहीं पाता है, इंटरेक्शन भी नहीं कर पाता है, मतलब ज़्यादा क्राउड भीड़ ये सब में वो अपने आप को बहुत अनईजी फील करता है, घबरा जाता है और भीड़ वगैरह से उसे काफ़ी डर लगता है, सोशल जो इंटरेक्शन है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है कि ऑटिज्म क्या होता है, दृष्टिहीनता मतलब विजुअल इंपेयरमेंट, ये तो गलत हो जाएगा, है ना, ये ठीक है, विजुअल से तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है ना। अत्यधिक सक्रियता हाइपर एक्टिव, नहीं हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं बच्चे। ठीक है, शारीरिक विकास में परेशानी, फिजिकल ग्रोथ में रिटार्डेड, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। दूसरों से संबंधित होने में असमर्थता, ठीक, इनेबिलिटी टू रिलेट टू अदर, ये बात बिल्कुल सही है। ऑटिज्म जो चाइल्ड होते हैं वो दूसरों से कनेक्ट बिल्कुल नहीं होते हैं, थोड़ा भी क्राउड देखते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, इसीलिए उनको पर्सनल और प्राइवेट मतलब उसमें अटेंशन दिया जाता है, सिखाया जाता है, भीड़ या क्राउड से अलग रखा जाता है ताकि वो पैनिक ना करें और अच्छे से एनवायरनमेंट में या वातावरण में एडजस्ट हो जाए। तो आपका डी नंबर आपका आंसर सही है, दूसरों से संबंधित होने में असमर्थता, इनेबिलिटी टू रिलेट टू अदर। एक मूवी थी माय नेम इज़ किंग खान, ऐसा कुछ है ना शाहरुख खान का, तो आपने देखा उसमें कैरेक्टर उनका कैसा था, लोगों से मिलना जुलना नहीं वो ज़्यादा वो करते थे और मतलब उन्हें क्राउड वगैरह में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, परेशान हो जाते थे। बस ये कुछ उसी तरह की ये जो होती है डिसऑर्डर में ये उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि बच्चे ऐसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य खालिस्तान का मूल्यांकन करना है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन एम्स टू इवेल्युएट, सीसी जो CCE है वो क्या एम करता है, किस चीज़ को इवेल्युएट करने में एम करता है, केवल बच्चे का ज्ञान, द नॉलेज ऑफ चाइल्ड ओनली, तो ओनली जहाँ पे है वो तो हट गया, सिर्फ नॉलेज को तो आप नहीं देखते हैं बच्चे का। ठीक है, केवल बच्चे का तर्क, रीजनिंग ऑफ द चाइल्ड ओनली, तो सिर्फ रीजनिंग भी नहीं देखते हैं, सिर्फ नॉलेज भी नहीं देखते हैं, केवल बच्चे की समझ या उसकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, उसके जो बोध होता है कितना समझ सकता है उसको देखते हैं, ये भी गलत है। देखिए ओनली जहाँ पे लगे तो वैसे ही ये नेगेटिव है। बच्चे के विकास के सभी पहलू, ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ओवरऑल, देखिए ओवरऑल डेवलपमेंट या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे हम सर्वांगीण विकास कहते हैं, इसी पे पूरी तरह से फोकस करता है आपका CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो एजुकेशन में दी जाती है, उसका मेन पर्पस ही यही है। तो बच्चे के विकास के सभी पहलू मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, आपका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, Vygotsky theory emphasizes the importance of a more advanced individual who serve as a guide to provide dash for the learner। Vygotsky जी जो हैं उनका जो सिद्धांत है, ठीक है, क्या कहता है, एक अधिक उन्नत यानी कि जो एडवांस है, जिसकी नॉलेज ज़्यादा है, उन्नत व्यक्ति के महत्व पर जोर देता है, जो शिक्षार्थी के लिए खालिस्तान प्रदान करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन है मोटिवेशन मतलब प्रेरणा, अभिप्रेरणा, ये गलत है। डेवलपमेंट यानी कि विकास, ये भी गलत है। इक्विलिब्रियम यानी समानता, ये भी गलत है। देखिए वाइगोत्स्की जी का आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दो टॉपिक के बारे में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है। ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ क्षेत्र का विकास, दूसरा है स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ या मचान। तो अब पाड़ या मचान जिसे हम स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि बच्चे, अगर कोई जो बच्चे को उसके टारगेट या उसके गोल तक पहुंचाने के लिए
किसी अडल्ट की मदद या सपोर्ट दी जाती है ताकि वो अपने उस टारगेट या गोल तक पहुंच सके। तो वो उस मचान को, उस पहाड़ को, जो उस टेम्परेरी हेल्प को हम स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं, वो किसके द्वारा दी जाती है? एक एडवांस इंडिविजुअल, यानी कि जिसकी नॉलेज, जिसका जो ज्ञान है उससे ज़्यादा हो, ठीक है, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब ये जो यहाँ पे मतलब एडवांस इंडिविजुअल, इसलिए बोला है एडवांस इंडिविजुअल क्योंकि जो ज़्यादा नॉलेज वाला जो पर्सन है, मोर नॉलेजेबल पर्सन है, वो कोई बड़ा व्यक्ति हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, किसी भी उम्र का, किसी भी एज का हो सकता है। सिर्फ उसकी नॉलेज जो है, जिसे वो हेल्प दे रहा है, गाइड कर रहा है, उससे ज़्यादा होगी। जैसे अभी मॉडर्न ज़माने में हम बात करें तो हमसे ज़्यादा नॉलेज हमारे बच्चे को टेक्नोलॉजी या फिर मोबाइल वगैरह के बारे में पता होता है, या कोई भी कोडिंग प्रोग्रामिंग, तो हम कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे सीखते हैं। यहाँ पर हमारे बच्चे क्या हो गए? एडवांस इंडिविजुअल। उनसे हम सपोर्ट ले रहे हैं, यानी वो हमें स्कैप फोल्ड कर रहे हैं, पार्ट दे रहे हैं, मचान दे रहे हैं। सपोज मुझे अगर टैबलेट या मोबाइल चलाना नहीं आता है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं अपनी बच्ची से सीख रही हूँ, उसे ज़्यादा मुझसे नॉलेज है, वो मुझे सिखा रही है, तो यहाँ पर वो मुझे स्कैप फोल्ड कर रही है, पाड़ या मचान दे रही है। यहाँ पर वो बच्ची जो है मोर नॉलेजेबल देन अदर हो गई, एडवांस इंडिविजुअल हो गई, क्योंकि वो मुझे सिखा रही है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पर स्कैप फोल्डिंग उसके द्वारा दी जाती है, टेम्परेरी हेल्प या पार्ट मचान जिसे कहते हैं, किसके द्वारा दी जाती है? जिसकी नॉलेज ज़्यादा है, जिसे हम जो सिखा रहे हैं, जो लर्नर है उससे ज़्यादा, जिसको हम गाइड कर रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है वो बड़ा ही हो, किसी भी एज का हो सकता है। ठीक है, तो स्कैप फोल्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। ये जो बोल रहे हैं ना, एडवांस इंडिविजुअल के द्वारा गाइड प्रोवाइड की जाती है लर्नर को, उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्कैप फोल्डिंग के नाम से जानते हैं। और ये टॉपिक कई बार मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है। इसकी भी आपको प्लेलिस्ट, सीडीपी की प्लेलिस्ट में डिटेल वीडियो मिलेगी, आप ज़रूर जाकर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अ चाइल्ड राइट्स विथ हिज हर लेफ्ट हैंड एंड इज कंफर्टेबल डूइंग थिंग विद इट, शी ही शुड बी। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है ना, लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, और वो उसके साथ बहुत ही सहज है, यानी कंफर्टेबल है, तो उसे क्या करना चाहिए? टीचर को डिस्करेज करना चाहिए। फर्स्ट नंबर बोला डिस्करेज, बिल्कुल गलत है। क्यों डिस्करेज करना भाई? जब बच्चा लेफ्ट हैंड से लिख रहा है या लिख रही है और कंफर्टेबल है, तो उसको हम डिस्करेज कैसे कर सकते हैं? सेंड सीक मेडिकल हेल्प, यहाँ पे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है भाई। एबनॉर्मल या कोई डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी थोड़ी ना है जो मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। मेड टू राइट विद द लेफ्ट हैंड, सॉरी यहाँ पे राइट हैंड होगा। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, राइट हैंड। मतलब बच्चा लेफ्ट हैंड से लिख रहा है और कंफर्टेबल है, लेकिन टीचर उसको क्या कर रही है? राइट हैंड से लिखो बोल रही, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है अलाउ हिज हर प्रेफरेंस। यस, करेक्ट। उसका जो प्रेफरेंस है, जिसमें वो कंफर्टेबल है, उसमें उसको अलाउ करना चाहिए। बच्चा अगर लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, लेफ्टी है, उसमें कोई बुराई नहीं है ना, उसे अलाउ करना चाहिए। वो कंफर्टेबली लिख पा रहा है लेफ्ट हैंड से, तो हम उसे क्यों राइट हैंड से लिखना है करके सिखाएंगे। उसकी जो प्रेफरेंस है, जिसमें वो कंफर्टेबल है, उसको हमको अलाउ करना चाहिए। ओके, तो आप आंसर आपका हो जाएगा अलाउ हिज या हर प्रेफरेंस। उसका जो प्रेफरेंस है, जिसमें वो कंफर्टेबल है, वो आप उसे अलाउ करेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। नॉट बोल रहे हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? गिफ्टेड चाइल्ड आपको पता है बहुत क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, ये सब गिफ्टेड चाइल्ड का साइन है। यहाँ पे नॉट पूछा है तो क्या नहीं है? तो क्यूरियोसिटी, बहुत उत्सुकता होती है, बहुत सीखने की और हर चीज़ को जानने की उनमें उत्सुकता होती है गिफ्टेड चाइल्ड में, प्रतिभाशाली बालक में। एकदम सही है। यहाँ पे नॉट पूछा है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक है गिफ्टेड चाइल्ड का। क्रिएटिविटी भी उसके अंतर्गत आती है। गिफ्टेड चाइल्ड यानी कि क्रिएटिव चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट क्योंकि पूछा है तो ये भी गलत हो जाएगा। पुअर रिलेशनशिप विथ पेयर, अगर गिफ्टेड चाइल्ड है या प्रतिभाशाली बालक है, तो उसको अपने पीयर के साथ रिलेशनशिप यानी कि उनके साथ संबंध बनाने में, उनसे इंटरेक्ट करने में कोई परेशानी नहीं होती है। ये आंसर बिल्कुल सही है। ये क्यों ऑप्शन ही गलत है। पुअर रिलेशनशिप यानी कि उनका जो रिलेशनशिप है अपने पेयर यानी अपने सहपाठी और अपने आसपास, उसमें बहुत ही पुअर है। ये तो क्वालिटी है गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली बालक का, कि वो बहुत अच्छे से समायोजन कर लेता है, एडजस्ट हो जाता है। और यहाँ पे पुअर रिलेशनशिप बोल रहा है, यानी कि ये
आंसर सही है, क्योंकि ये साइन नहीं है गिफ्टेड चाइल्ड का, ठीक है। तो ये आंसर हमारा सही है। और फोर्थ भी देख लेते हैं, इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग। तो एक्स्ट्रा रीडिंग या फिर कुछ ज़्यादा सीखना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रीडिंग क्यूरोसिटी के कारण ही वो एक्स्ट्रा रीडिंग कर रहा है, तो ये तो क्वालिटी हो गई उसकी, प्रतिभाशाली बालक की, है ना। तो ये भी गलत है। यहाँ पे पूछा गया है नॉट अ साइन, तो ये साइन नहीं होता है कि वो अपने पेयर यानी कि अपने सहपाठियों के साथ अपने आसपास के वातावरण में एडजस्ट नहीं कर पाता है, समायोजन नहीं कर पाता है, पुअर रिलेशनशिप होता है। ये बात एकदम गलत है। प्रतिभाशाली बालक जो है, गिफ्टेड चाइल्ड जो है, वो क्या होता है, बहुत ही अच्छे से अपने आसपास के माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो आंसर आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल एंड प्रेडिकेट फॉर द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन शुड बी। मतलब CCE यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के लिए क्या सबसे ज़्यादा लॉजिकली अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तार्किक आधार पर क्या सबसे ज़्यादा सही है। सीखने की फर्स्ट नंबर जो है, जो एक से ज़्यादा जो सीखने का जो अधिगम करने का जो तरीका होता है उसको एसेस करना, तो ये ठीक है लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं और आगे देखते जाते हैं सारे ऑप्शन। आकलन के विचारों का अधिकतमीकरण, मैक्सिमाइजिंग द असेसमेंट अपॉर्चुनिटी। असेसमेंट और इवेल्युएशन जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको बढ़ा लेंगे तो उससे बच्चे के हित में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वो तो असेसमेंट कर रहे हैं आप, लेकिन उस पर इम्प्रूवमेंट, फीडबैक या सीखना ये सब तो नहीं हो रहा है, तो ये भी सही नहीं होगा। मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, प्रमोटिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो होलिस्टिक जो नेचर है उसको क्या करना, प्रमोट करना। ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास होता है, उसको वो यहाँ पे प्रमोट करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना, मतलब कि टीचर का जो बर्डन है वो इंक्रीज करना, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे वैसे ही कट हो जाएगा। और सिर्फ एक से अधिक लर्निंग के जो एस्पेक्ट हैं उसको असेस करना, ये भी काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि आप बस असेस करते जाएंगे, उसके लिए आप क्या रेमेडियल एक्शन लेंगे, क्या आप उसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करेंगे, ये सब तो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। ठीक उसी तरह से मैक्सिमाइजिंग असेसमेंट अपॉर्चुनिटी, इसमें भी वही सेम बात की जा रही, तो ये तीनों गलत हो जाएगा। हम ओवरऑल डेवलपमेंट यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अगर जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात की जाए कि एक जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उस पर फोकस किया जाता है। तो आपका सी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति, ठीक है, प्रोमोटिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो इस तरह से 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम डिटेल में समझते हुए आज हमने देखा क्वेश्चन को, उसके पैटर्न को समझा, ताकि ये आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे और आप जान सकें, समझ सकें कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी को करना है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है ना। 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने समक्ष रखा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और CDP की प्लेलिस्ट जाकर आप ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूंगी प्लेलिस्ट की। CDP की आप प्लेलिस्ट ज़रूर जाके देखिए, उसमें मैंने लेव वाइगॉट्स्की, जीन पियाजे जी की थ्योरी, मल्टीलिंगुअलिज्म, लर्निंग डिसऑर्डर, ये सब कुछ मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ये भी पढ़ा दिया है। अगर आप उसे जाके देखते हैं तो आपको ज़रूर ही हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी जो लिंक है, उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।